हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, किसके अधिकार? स्वयं के मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है उस संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसमें सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिस भी एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम शुरुआत करते हैं, बात नहीं करके पहले देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? ब्रिटेन देश में। आपको पता है कि मूल अधिकारों पर साइन भी किए थे, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले किस देश में हुआ? ब्रिटेन देश में, इंग्लैंड देश में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो आपसे पूछता है कि ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मूल अधिकारों पर हस्ताक्षर कब किए गए? डेट याद रखना है, 1215 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए, नोट कर लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? तो सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार मतलब व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई थी सर्वप्रथम। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्या है। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस संविधान विधेयक के माध्यम से की गई? तो किस संविधान विधेयक के माध्यम से? 1895 विधेयक के। अगर आपसे व्यक्ति पूछे कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की मांग की थी क्वेश्चन में, तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक 1895 के तहत मूल अधिकारों की मांग की थी। तो याद रखना, मूल अधिकारों की मांग मतलब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज जो बिल आया था उसके माध्यम से मूल अधिकारों की मांग रखी थी। तो उसमें व्यक्ति का नाम भी पूछ सकता है और डेट यही 1895 ईस्वी की। कोई डाउट? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं। 1825 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? तो किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने गांधी जी को बच्चा भी कहता, राजनीति बच्चा, याद होगा, देख लिया मेरी वीडियो में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मौलिक अधिकारों की मांग की? तो कब मौलिक अधिकारों की मांग की? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो आपसे पूछता है नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई? तो 19 मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपवन किया गया था? तो कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपवन किया गया था? 7। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 की धारा 2 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधि या कानून का अधिकार मानकर अनुच्छेद 300 काम में रख दिया गया है। अनुच्छेद से संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो संबंधित हम सभी मौलिक अधिकार को देख लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार? 6 देखिए। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पहला मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इसी में जो बात की गई धार्मिक स्वतंत्रता की बात सभी बात है इसी में। और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ये सभी मौलिक अधिकार हैं। अब इनके बाद डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यमों से। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार रखे गए? अनुच्छेद 12 से 35। जो 12 और 13 अनुच्छेद है वो नागरिकों को मौलिक अधिकार संबंध नहीं है। वो जो अनुच्छेद हैं वो भारत के राज्य और संसद या संबंधित नियम है। तो लेकिन तब भी हम उनके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को समाप्त या न्यून करती है? अनुच्छेद 13। तो ये अनुच्छेद 13 हो गया। जो मौलिक अधिकार ऐसी कोई राज्य सरकार कोई विधि ऐसी नहीं बनाएगा जो 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को समाप्त करती है। अब इसी में राज्य हो गया। अब जो 12 में सुन लीजिए, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया? ये क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 12 के तहत। राज्य शब्द में कौन कौन से शब्द शामिल हैं? देखिए कौन कौन शब्द शामिल? भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार एवं संसद एक शब्द हो गया। राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय एवं प्राधिकारिक या कानून संस्थाएं। तो ये सभी जो बातें हैं वो राज्य के लिए हैं। तो दोनों राज्य के लिए हैं।
राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को शून्य करता है। और राज्य के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, विधानमंडल, संसद, सब स्थानीय सरकारें, न्याय जो भी हैं वो सभी के लिए बातें की गई हैं। तो ये हमारी बातें हैं 12-13। जो हमारे मूल अधिकार हैं, हम जो व्यक्तियों से संबंधित जो मूल अधिकार हैं वो 14 से 32 तक है। तो उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे लेकिन आगे के क्वेश्चनों के माध्यम से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 के तहत। आप सुनिए, विधि के समझ, समता का वाक्य या विधि की समझ, समता का कानून किस देश के संविधान से लिया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, किस देश संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। अब सुनिए, विधि के समझ, समानता का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने दिया? डायसी ने। 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपसे पूछा विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ठीक है, विधियों के समझ का समान संरक्षण या विधि के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो ये वाली बातों को आप नोट करके लिए, क्योंकि ऐसी बातें कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कभी ऐसा CGL के एग्जाम में पूछी जाती हैं, SSC में 10+2 में पूछी जाती हैं। तो किसी भी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया, विधि के समझ, समानता का अधिकार किस देश संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के में। विधि के समझ, संरक्षण किस देश संविधान से लिए? अमेरिका देश से। तो इन सारी बातों को डिटेल से नोट करके रखते आइए संग संग। कोई डिटेल हो मुझे कमेंट में बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 के तहत। देखिए, राज्य का कर्तव्य होता है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे, तो और ना ही काला गोरा किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 के तहत। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख है, समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 16। मतलब सरकारी नौकरियों में फॉर्म डालना है या सरकारी नौकरी पाने के लिए सबको अच्छा है, लेकिन आरक्षण की अलग बात है, इससे हम कोई मतलब नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त कर दिया गया है। आपसे पूछेगा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में पारित हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आपसे पूछता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब किया गया? मतलब चेंज नाम वो चीज़ है, कब किया गया? 1976 ईस्वी में। तो ये दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए कि अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब कर दिया गया? 1976 ईस्वी में। ये दोनों बातों को आप नोट करके रख लीजिए अपने एग्जामों के व्यू पॉइंट से, ये नाम से आपके एग्जाम में काम आएगा। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपाधियों का अंत किया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपाधियों का अंत? अनुच्छेद 18 के तहत भारत में उपाधियों का अंत किया। जैसे पहले उपाधि थी राय बहादुर, खान बहादुर, महाराज, सुल्तान, बादशाह की ऐसी उपाधि मिलती थी। तो इन उपाधियों के माध्यम से व्यक्ति में अपना ऊंचा नीचे समझ सकता है कि सोचता मुझे उपाधि मिल गई तो व्यक्ति बड़ा पद मिल गया तो बड़ा अपने आप समझ सकता। तो इसके तहत भारत सरकार ने उस अनुच्छेद संविधान के तहत उपाधियों का अंत कर दिया है। लेकिन अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो ये अवार्ड सभी जो अवार्ड मिलते हैं तो ये सभी सम्मान के अंतर्गत आते हैं। ये सभी अवार्ड उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन एजुकेशन और आर्मी वाले अपनी आगे उपाधि लगा सकते हैं, ये अलग है। जैसे प्रोफेसर सुरेंद्रपाल सिंह जी, तो प्रोफेसर लगाया। जैसे डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी, तो इन्होंने डॉक्टर लगाया, ये उपाधि हो गई। जैसे ब्रिगेडियर सूर्य भानु प्रताप सिंह, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो उपाधि लगा सकते हैं। तो ये वो वाली उपाधियाँ नहीं हैं कि जिससे व्यक्ति अपने आप को आगे समझे। तो ये उपाधियाँ सम्मान के तहत उपाधि दी जाती हैं। जैसे हम किसी को डॉक्टर बोले, डॉक्टर प्रोफेसर बोले, तो उनके लिए हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं, उनके हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना कि हम उपाधि दे के उन्हें समाज में से अलग कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को हमने प्रोफेसर सुरेंद्रपाल सिंह बोल दिया, डॉक्टर लक्ष्मी जी गौतम जी बोल दिया, तो हम उन्हें समाज से अलग नहीं कर रहे, उन्हें समाज का एक अच्छा रुतबा दे रहे हैं। तो ये उपाधि नहीं, सम्मान है। और सम्मान किसी को रिस्पेक्ट के आधार पर दिया जाता है, ना कि उससे समाज से अलग करने के लिए। तो पाँचों आपने मौलिक अधिकार देखे 14 से 18 तक, ये सभी अनुच्छेद कैसे हैं? समानता के अधिकार हैं। तो ये सभी समानता के अधिकार हैं। ये समानता के इन पाँचों अधिकारों को रखिए, अधिकारों को याद रखिए, किस व्यक्ति को कैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं,
हैं सभी को डिटेल से जानिए। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अब आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 19 में वर्णित जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं राष्ट्रीय आपातकाल की दिशा में। याद रखना, राष्ट्रीय आपात की दिशा में अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी नागरिकता आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है आज वर्तमान समय में 6, जब भारत का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को उस समय 7 थी, एक को उठा दिया गया है। मैं आपको बताऊँगा कैसे उठा दिया गया है, वो अलग आता है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन 6 प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त है। जब संविधान लागू 7 प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन 24 संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। एक बात सूचना है ना, ये समाप्त कर दिया गया है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये हमें स्वतंत्रता मिली है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई हैं उनके माध्यम से कौन कौन से कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं उसके तहत वह कैसे क्या कर सकता है। लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रता प्राप्त हैं, 6 स्वतंत्रता प्राप्त है, 7 थी, अब 6 रह गई स्वतंत्रता। याद रखना, कम से बताऊँगा, F हटा दिया गया, G आता है। तो ये अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही समाप्त निलंबित हो जाती हैं। जब बाद में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगता है, कोई भी घटना घटित होती है तो लेकिन अनुच्छेद 358 के तहत, याद रखना, अनुच्छेद 358 के तहत ये स्वतंत्रता अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब समाप्त होने के बाद अब जो व्यक्ति को हमें स्वतंत्रता प्राप्त है उन स्वतंत्रता को देख लिए कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है। पहले अनुच्छेद 19 काम है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने स्वतंत्रता, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्वतंत्रता प्राप्त करने सूचना का अधिकार 2005 में मिला है। झंडा फहराने स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को झंडा फहराने का अधिकार 2004 में प्राप्त हुआ जिंदल बनाम केस के माध्यम से। अब चलते हैं दूसरा अनुच्छेद 19 भी, शांतिपूर्ण एकत्र होने व सभा करने का स्वतंत्रता का अधिकार। जब अच्छा बोलोगे तो सुनेंगे लोग। ये संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आगमन की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार व आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये सभी 6 प्रकार स्वतंत्रता है। कम देखो, पहले व्यक्ति बोलेगा, आप कोई बोलेगा तो उसकी बातों को अच्छा सुनेंगे, शांतिपूर्ण सुनेंगे। तो सुनेंगे तो संघ बनाएंगे, मतलब संघ इकट्ठे लोग होंगे, संघ इकट्ठे करेंगे तो कहीं भी आवाजागमन कर सकते हैं, आवाजागमन करेंगे तो कहीं भी निवास करते हैं, कहीं भी निवास करेंगे तो कहीं भी जाके अपना कमा सकते हैं और खा सकते हैं। इस प्रकार 6 स्वतंत्रता है। संपत्ति की स्वतंत्रता को F के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन कहते हैं हमें सब कुछ आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है, कहीं आवागमन। लेकिन कुछ अपवाद राज्य हैं जैसे मिजोरम है ना, और आपको जम्मू कश्मीर था जहाँ निवास नहीं कर सकते जमीन लेकर, और आजीविका ऋषिकेश में आप अंडा नहीं बेच सकते, ऐसे कुछ है अपवाद। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 20 के तहत। देखिए 2 याद रखना, अपराध 20 है, गिरफ्तारी अनुच्छेद 22 है, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। पहले अपराध करो तो गिरफ्तार हो गए, तो 20-22। तो अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए किस प्रकार के प्रावधान है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लाइनों में। अब समझिए, देख लो, इसके अंदर 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अपराध के समय चलने वाले कानून के अनुसार उस सजा मिलेगी। जैसे आज कानून चल रहा, नियम वो चल रहा केस, और 20 चलता है 20 साल तक, 20 साल बाद कानून बदल जाता है तो उसी सज़ा जब से उसका केस चला था उस समय कौन सा कानून था, नियम, उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलेगी। दूसरी बात, एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि एक अपराध हेतु 2 बार सज़ा मिले, एक अपराध हेतु 1 बार सज़ा मिलेगी। और तीसरी बात, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा टॉर्चर करते हैं पुलिस थानों में, इस प्रकार कोई घटना नहीं होगी। ये बात आपका मौलिक अधिकार है, आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद तहत प्रदान किया? अनुच्छेद 21 तहत। एक बात देखना। दूसरी बात ये कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। तीसरी बात, अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध किया गया है। अब अनुच्छेद
आर्टिकल 359 अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर भाग 3 के सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इस बात को याद रखना, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर भाग 3 के सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 358 के तहत अनुच्छेद 19 के सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये 359 है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया, सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करना, अपने मनपसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करना और जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं, ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक और मौलिक अधिकार है जो पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में उसे 86वें संविधान संशोधन एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसकी बात हम नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से करेंगे। और देखते हैं उस प्रश्न को। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान या उपबंध किया गया। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 का के तहत। अब कैसे किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। मतलब अगर बच्चा छोटा 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है तो उसके माँ बाप को पढ़ाने का उसका मौलिक अधिकार है, या उसको पढ़ने का उसका मौलिक अधिकार है। ये नहीं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, माँ बाप ने उसे बैठा लिया, ये नहीं चलेगा। माँ बाप को उसे पढ़ाने का अधिकार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन किया गया है? किस अनुच्छेद के अधीन किया गया है? अनुच्छेद 22 के। तो मैंने आपको बताया था अपराध कौन करेगा? पहले 20 अपराध करेगा, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी में भी 3 प्रकार की बातें हैं, और वो कौन कौन सी बातें हैं, कैसे गिरफ्तारी होगी, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और देखिए वो स्लाइड। हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को हिरासत में ले रहे हो, पूछने का अधिकार है भाई किस बिहार पर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करने का अधिकार है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करने का अधिकार है। तीसरी बात, पसंद के वकील से सलाह लेने का उसका अधिकार है। ये व्यक्ति के गिरफ्तारी के बाद उसका अधिकार है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23 करता है। अब आप देखिए, बलात्संग निषेध व नियम, बलात्संग कानून कब पारित किया गया? बलात्संग अनुच्छेद जो कानून है वह पारित किया गया 1986 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान रखना। एक आएगा आपसे बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया? वो 1976 में। बंधुआ मजदूर अनुमान, जो पैसा व्यक्ति काम करता है उसे बंधुआ मजदूर बनाते थे, वो अलग है 76 और ये 86 में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस अनुच्छेद के तहत खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया? आपने देखा फैक्ट्री में लिखा होता है बालकों को प्रवेश का निषेध है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी कारखाने में प्रवेश करने पर निषेध किया गया है। 14 वर्ष से कोई बालक किसी फैक्ट्री कारखाना में करता था, उस फैक्ट्री को किसी भी रूप में उसे सील किया जाता है। इसी में ही आता है आपका बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब कानून पारित हुआ? 1976 ईस्वी में। बलात्संग कानून अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करके अलग से रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आए दिन एग्जामों में, CGL के एग्जामों में या SSC के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। पैट का एग्जाम हुआ या पुलिस का एग्जाम हुआ, किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में, 76 ईस्वी में। बलात्संग अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अलग से नोट करके रख लिए, क्योंकि ये एग्जाम आगे वाले एग्जाम आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और उसे देखते हैं क्या बातें हैं। किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया? अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया। इसी में एक चीज़ याद रखना, सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना उनके शरीर का अंग समझा जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25(1) के तहत। आप जैसे कपाल धारण करना, जैसे होता नहीं व्यक्ति की चेकिंग करने आते हैं तो उनको जैसे कंगा, कपाल, कड़ा, इस प्रकार की चीज़ें रखने का उन्हें अधिकार है, क्योंकि धर्म के रूप में आता है तो उनको वो सारी अंग माना जाता है। कपाल जो उनके शरीर का अंग माना है, इसीलिए उनकी चेकिंग करने के दौरान उनके उस शरीर के अंगों को उनसे अलग नहीं किया जाता।
आप किसी भी व्यक्ति लेके जाता है तो उसके सही से उनको अलग कर लिया जाता है। तो इस बात को याद रखना कि सिक्कों को कपाट धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 25 का के तहत है। अनुच्छेद 25 भी आएगा और अनुच्छेद 25 का भी आएगा, तो अनुच्छेद 25 का के तहत प्रदान किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 26 में किया गया है। ये स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं मिलती बल्कि धार्मिक संप्रदायों को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में देखो, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी तो व्यक्ति कुछ भी कर लेगा। और व्यक्ति को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिली? अनुच्छेद 19 में। बोलने स्वतंत्रता, सभा करने स्वतंत्रता, कहीं भी कुछ भी करना है तो व्यक्ति, इसमें धार्मिक संप्रदाय को स्वतंत्रता प्रदान की है। इस बात को नोट कर लीजिए क्योंकि 26 के तहत। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस अनुच्छेद के उपबंध में किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। तो अनुच्छेद 27 के तहत किया गया है। जैसे कोई ऑर्गन टेस्ट के रूप में आपको डोनेशन देते हैं ना, जैसे कोई टेस्ट दिया या दान दिया तो उस पर कर नहीं लगेगा। बहुत से अपना टैक्स बनाने के लिए, बचाने के लिए दान देते हैं, तो उस प्रकार का कर है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बाद में स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 28 में। वैसे कोई धर्म के है, जैसे हिंदू धर्म का व्यक्ति मुसलमान प्रेयर हो रही है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि मुस्लिम धर्म की प्रेयर करे। क्या मुसलमान है, हिंदू धर्म में प्रेयर करने उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक मतलब सिख, ईसाई, इस प्रकार से। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया? अनुच्छेद 30 के तहत। अब आपको मैं बताऊँ, वर्तमान में 6 संप्रदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। वो बातें आपसे पूछ ले कौन कौन से अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी अल्पसंख्यकों में आते हैं। इनके जैसे जैन कॉलेज हैं, मुस्लिम है, हिंदू, जी सभी, इसमें हिंदू नहीं आएगा, मुस्लिम है, ईसाई, सभी संप्रदाय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत संविधान उपचार का संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 32 से। किसको प्रदान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संरक्षण प्रदान किया गया है। वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम। अब चलते हैं प्रश्न। किसने संविधान में उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा व हृदय कहा है, तो ये बहुत जरूरी है अनुच्छेद 32। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार किसको अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार। लेकिन आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226। और कितनी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है? आपसे यही पूछ सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार। उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। और कौन कौन सी रिट है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखते हैं मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रत्यक्ष, ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र राज्य के क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की है? अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। कभी सेना विधि लागू करने पर, कोर्ट मार्शल लागू करने पर, तो उसके तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद किसके तहत? 34 के तहत प्राप्त है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार भाग 3 के अधीन घोषित अपराध हेतु दंड विधित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं? अनुच्छेद 35। जैसे कोई विधि बनानी है अनुच्छेद अपराध हेतु, तो राज्य की विधानमंडल नहीं बनाएंगे, उसको सिर्फ संसद ही बना सकती है। क्योंकि उसे सिर्फ मौलिक अधिकारी को जो विधि बनाने, जैसे कोई कांड हो जाता, दामनी कांड हुआ था, कोई भी कांड होता है इस समय वर्तमान में जो कोलकाता में कांड हुआ है, उस पर अगर संसद को विधि बनानी है,
कोलकाता की या कलकत्ता की जो विधानमंडल है वो इस पर क्या बना सकती है, विधि नहीं बना सकती, लेकिन संसद इस पर विधि बना सकती है, कानून बना सकती है कि उसे किस प्रकार से सज़ा दिया है। वैसे समय फांसी देने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद इस पर पारित करके उसे विधि बनाकर उसे फांसी दिलवा सकती है और जनता के समक्ष उसे फांसी दिलवा सकती है। ये विधि संसद को, लेकिन राज्य की विधानमंडल इस पर अपना फैसला नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकारों में भी मौलिक अधिकार हैं, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 15, 16, 19, 29 और 30 मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन 15, 16, 19 और 29 मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जिन्हें इन्होंने भारत में जन्म लिया होगा। तो इस प्रकार हमारा मौलिक अधिकार संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो सही समाप्त होती है। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में जय हिंद, वंदे